तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। उसको लेकर जिस तरह से अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि चाहे अमेरिका हो या ईरान हो, दोनों ही तैयार दिखाई दे रहे हैं युद्ध के लिए। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाते हैं कि अमेरिका के निशाने पर ईरान के कौन कौन से परमाणु ठिकाने हैं। आप इस मैप के जरिए समझिएगा। जो ईरान के सिविल परमाणु साइट्स हैं, चाहे वो हम इस्फहान की बात कर लें, बुशेर की बात कर लें, ये इस वक्त अमेरिका के निशाने पर हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है फोर्दो का इलाका, ये भी सिविल परमाणु साइट है ईरान की, जो इस वक्त अमेरिका के निशाने पर है। साथ ही जो रिसर्च रिएक्टर है, चाहे वो बोनाब का इलाका हो, तेहरान का इलाका हो या रामसर का इलाका हो, ये इस वक्त अमेरिका के पूरी तरह से निशाने पर दिखाई दे रहे हैं। यूरेनियम माइन की अगर हम बात कर लें तो ये इलाके, चाहे सागंद की बात हो, नारगिन की बात हो या गचिन की बात हो, इस वक्त अमेरिका के निशाने पर ईरान के ये जो ठिकाने हैं वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और जो सैन्य ठिकाने हैं, चाहे वो परचिन है या फिर आप बात कर लें अलग अलग इलाके जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सिविल परमाणु साइट, रिसर्च रिएक्टर और यूरेनियम जो माइन है, और जो सैन्य ठिकाना है परचिन ईरान का, वो इस वक्त अमेरिका के निशाने पर है। तो ये हम आपको मैप के ज़रिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त कहाँ कहाँ से जो तैयारियां हैं वो अमेरिका की तरफ से हो रही हैं। और साथ ही ज़रा मैप के ज़रिए आप ये भी समझिए कि अमेरिका जो है, ईरान पर अमेरिका किस तरीके से हमला कर सकता है। ये अलग अलग ये जो इलाके हैं, ये इस वक्त ईरान जो है अमेरिका के इन एयरबेस से घिरा हुआ है, चाहे वो अल असद एयरबेस हो इराक का, या हरीर एयरबेस हो, अल तनफ गैरसिन हो, अल सलीम एयरबेस हो कुवैत का, यूएस नेवी 5th फ्लीट बहरीन हो, या अल उदैद एयरबेस हो कतर का, जो अल दफरा एयरबेस है यूएई का। तो ईरान पर अमेरिका कहाँ से हमला कर सकता है, ये इस वक्त आप ईरान देख रहे हैं। और ये जो जिन एयरबेस से घिरा हुआ है ईरान, वहाँ से अमेरिका हमला कर सकता है ईरान पर। तो इस मैप के ज़रिए आप समझिएगा, क्योंकि तनावग्रस्त है पूरा इलाका इस वक्त, चाहे वो अमेरिका की बात कर लें या ईरान की बात कर लें, दोनों की तरफ से ही तैयारियां तेज़ हो रही हैं। और ईरान पर अमेरिका कहां कहां से हमला कर सकता है, ये ज़रा समझिएगा। और इसी बीच एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। बड़ी अपडेट आ रही है इसी बीच, ब्रेकिंग न्यूज़। ईरान के 2 परमाणु ठिकानों पर हलचल तेज हो गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां इस्फहान और नतांज परमाणु ठिकानों पर नई गतिविधियां देखी जा सकती हैं। नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर नई छतें बनाई गई हैं। तो किस तरह से तैयारी चल रही है वो समझिए आप। इस वक्त ये बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां परमाणु ठिकानों पर ईरान ने किलेबंदी की है। तो चाहे अमेरिका हो या ईरान हो, दोनों ही पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या हमले की तैयारी हो रही है। इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है वो साफ बयां कर रही है कि ये जो तनाव है ये गहराता चला जा रहा है। और चाहे अमेरिका हो या ईरान हो, दोनों ही पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। ईरान के 2 परमाणु ठिकानों पर इस वक्त हलचल तेज दिखाई दे रही है। इस्फहान और नतांज परमाणु ठिकानों पर नई गतिविधियां देखी जा सकती हैं। तो क्या महायुद्ध होने वाला है और मिडिल ईस्ट इसके लिए कितना तैयार है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ तमाम मेहमानों का खास पैनल है। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। सुरेश गोयल जी पूर्व राजनयिक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जुड़ी हैं वाशिंगटन डीसी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजन कोचर जी, सबसे पहले मैं सवाल आप ही से ले लेती हूं। अभी जिस तरीके से गतिविधियां तेज़ हैं, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, लगातार हम अपडेट भी अपने दर्शकों को दे रहे हैं, और आपने भी देखा कहां कहां से हमला हो सकता है और क्या तैयारियां चल रही हैं, किस ओर जा रहा है ये पूरा का पूरा जो माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है, जो अपडेट्स आ रही हैं, क्या युद्ध की तरफ बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट? धन्यवाद। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने अपना ओपनिंग नैरेटिव दिया, बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। आई थिंक दर्शकों के लिए बहुत आसान हो जाएगा जब हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो है कि देखिए, अगर मैं अपने आप को ट्रम्प के शूज़ में डालूं और मैं उस तरीके से एक्चुअली सोचूं कि मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ, मैंने अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय अपना कर दिया, कोर्सिव स्ट्रैटेजी मैंने अपनी लगा दी है, सैंक्शन मैं साथ साथ लगाते जा रहा हूँ
ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर के ऊपर भी मैंने सैंक्शन लगा दिए और अपनी फोर्सेस को मैं और बढ़ाता जा रहा हूँ। एक की जगह 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए, गन बोट्स आ गई हैं, टोमाहॉक इसको मिसाइल्स को मैंने आर्म कर दिया है और इसको मैंने अपनी सबमरीन्स को भी मैं वहाँ पे लेके आया हूँ जहाँ से मैं टोमाहॉक मिसाइल्स को फायर करूँगा। तो जी अगर मैं इस सिनेरियो को अपने माइंड में रखता हूँ तो निश्चित है कि अटैक होगा, वापस ट्रम्प जाएगा नहीं, बट ट्रम्प कोशिश कर रहा है कि ये लड़ाई ना हो, बिकॉज अल्टीमेटली आप जैसे मैं आपको एक कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देता हूँ ईरान की कि जिससे अमेरिका भी 2 बार सोचेगा ईरान के ऊपर हमला करना। फरवरी 2025 में एक बहुत बड़ी शिप आती है, कार्गो शिप आती है ईरान में, 1,000 टन सोडियम परकोलेट लेके। ये एक केमिकल है जो मिसाइल्स बनाने के काम आता है और ये बंदर अब्बास पोर्ट में आती है और इससे खैबर शिकन मिसाइल जो है ईरान की उसको वो बन रही हैं और कासिम सुमिल सोलेमानी बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो जी आज जो भी मिसाइल तकरीबन 500 मिसाइल्स ईरान ने फायर एक्चुअली की थी वो 12 दिन की लड़ाई में, ये आप मान के चलिए कि वो पूरा हो चुका है डेफिशिएंसी। आज ईरान के पास 3500 से 4000 मिसाइल्स हैं और वो काफ़ी नुकसान कर सकती हैं इसराइल का ख़ास तौर पे। और सेकंड प्रायोरिटी ईरान की रहेगी अमेरिकन बेसिस को भी स्ट्राइक करना, देखते हुए कि अमेरिका इसको किस तरह का अटैक आप ईरान पे करेगा। दूसरा, आप इस समझिए कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की वो काफ़ी ज़मीन के अंदर है, सुरंगों के थ्रू जाना पड़ता है। तो उसको पेनिट्रेट करना, चाहे आपके पास बंकर बस्टिंग बॉम्ब हो और आपके पास B-52 बॉम्ब इस तरीके का, एक परमानेंट डैमेज आप नहीं कर पाएंगे। आप उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिले कर सकते हैं। हमने ये 2 दिन की लड़ाई में भी देख लिया जी कि एक परमानेंट डैमेज आपको नहीं मिला है, आपने एक टेम्पररी सेटबैक उनको 6-8 महीने के लिए आपने उनको सेटबैक कर दिया। तीसरा, क्या ईरान टेबल पे आएगा? क्या ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ेगा? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आपको इसको इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ डिस्कस करना पड़ेगा और अगर टेबल पे अगर आना है तो यूएस अकेला नहीं आएगा, उसमें इजराइल की भी मौजूदगी जी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज अगर हम इसको ईरान की बात करते हैं तो उसके 2 यहाँ दुश्मन हैं और एक है इजराइल और एक है यूएसए, और बातचीत दोनों से होनी जरूरी है। क्योंकि कोई भी इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात क्यों नहीं कर रहा, जी और इसको ईरान ये चाहेगा कि अगर एक स्टेज आती है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बात करने के लिए राजी हो जाता है, तो एक एक कमिटमेंट इजराइल से भी चाहेगा कि वो भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करे। क्योंकि यहाँ पे मिडल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में जैसे हम उसको बुलाते हैं, एक तरफा एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। और ये अगर आप समझते हैं कि ईरान के पास इंटेलिजेंस नहीं है कि इसराइल के पास कौन से स्टेज तक वो पहुंच चुका है न्यूक्लियर बॉम्ब, तो ये हमारी गलतफहमी होगी। और लास्ट पॉइंट ये है, चाइना और रशिया। देखिए, आप इसको इक्वेशन में हमेशा रखिए। जी आप इसको लड़ाई तो नहीं करेंगे ये, बट जिस तरीके की मदद इसको ईरान को अभी पिछले 3 महीने से, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं चाइना और रशिया से मिली है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस लड़ाई में जब ये यूनाइटेड स्टेट्स के साथ लड़ाई होगी ईरान की, तो आप इसको मत समझिए दैट इट विल बी अ केक वॉक। वेनेजुला टाइप सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। और जो आपका रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जी उसको अभी तक अमेरिका और मोसाड ने MI6 और अमेरिका CIA, मोसाड सारे अपने लगे हुए थे, पर उसको अभी तक पर्च नहीं कर पाए, उसके अंदर नहीं घुस पाए हैं कि जी आप उसको खुमैनी को ख़त्म कर पाए। जी तो ठीक है बेसिकली अमेरिका 2 चीज़ें चाहता है ईरान जी में। एक है रिजाइम चेंज
और दूसरा उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो अगर ये दो चीजें वो हासिल नहीं कर पाएगा तो ठीक है उसका सर। अटैक करना भी व्यर्थ जाएगा। जी और इसीलिए हम ठीक है। देख रहे हैं इसी कि को ट्रम्प लेकर इतना वेट कर। मैं सवाल ले लेती हूँ। सुधाकर जी, मेजर जनरल रिटायर्ड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर जी, हम देख रहे हैं कि अमेरिका लगातार एक्शन मोड पर है, लेकिन ईरान जो है वो अभी भी साइलेंट दिख रहा है। आपको क्या लगता है सर कि हालांकि बातें बहुत कही जा रही हैं, लेकिन ईरान की सेना के लिहाज से अगर मैं समझूं इसको, तो ये कोई स्ट्रेटेजिक साइलेंस है या फिर कोई स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन देख रहे हैं आप? नहीं नहीं, दिस इज साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म, वो जैसे ओके। अंग्रेजी में कहावत है। हम ईरान को समझ नहीं पाए हैं। अमेरिका अगर डायरेक्ट हिट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके खुफिया एजेंसीज सही चीज़ को पकड़े हैं। ईरान इतना कमज़ोर नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल पावर है। हम 11 या 12 दिन की लड़ाई जो बोलते हैं, ये कख भी नहीं कर पाए हैं ईरान का। अगर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरफ दावा करते रहे कि उसका न्यूक्लियर 3 इंस्टॉलेशन को बर्बाद कर दिए हैं, तो ये न्यूक्लियर के पीछे क्यों पड़े हैं अगर बर्बाद हो गया है? और आप 2000 से लेके 2025 तक न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़िए, जितने वेस्टर्न मीडिया हैं, पर्टिकुलरली न्यूयॉर्क टाइम्स, ये 2002 को उन्होंने अखबार में ओपेड में लिखा था कि 6 से 9 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान के पास हैं। जी एविडेंस के साथ उन्होंने लिखा था। 2006 को लिखा, 2009 को लिखा, 2012 को लिखा। क्यों ये आप एनरिच्ड यूरेनियम के पीछे पड़े हो कि 60% से ज्यादा? मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। एनरिच्ड यूरेनियम को जो ईरान के पास स्टेटस है, यह है 87.7% का एनरिचमेंट। जो जी लिटिल बॉय ड्रॉप किया गया था हिरोशिमा में 1945 को, उसका एनरिचमेंट हुआ था 86.7%। जी उससे 1% ज्यादा है। ट्रिगर मैकेनिज्म 3 कंपोनेंट, 8 होते हैं, लेकिन 3 प्राइमरी कंपोनेंट होता है न्यूक्लियर हार्डवेयर के। एक होता है प्रोजेक्टाइल लॉन्चर, दूसरा होता है हार्डवेयर, जी तीसरा होता है ट्रिगर। ट्रिगर मैकेनिज्म उनके पूरा काबू में है। मिलिट्री हार्डवेयर ऑलरेडी बन चुकी है, चाहे ओके। हम उसको माने या ना माने। अभी उसी को लड़ाई को ये पूरा कहानी हो रहा है लड़ाई को लंबा खींचने के लिए। किसका? नेतान्याहू। किसका? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को भी चाहिए ना कोई पहलू, उसको थोड़ा सा घरेलू देखिए क्या हो रहा है यूएसए में। एप्स्टीन फाइल, आपका आइस अटैक, आपका वो टैरिफ के खिलाफ लोग पूरा एकदम काफी दंगा करने लगे हैं। कभी सुना है आपने यूएस के हिस्ट्री में 70 लाख 7 मिलियन पीपल कमिंग ऑन द स्ट्रीट इन वन डे? कभी सुना है? ये हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में। जी वेनेजुएला, अभी लोग इसको पसंद नहीं कर रहे जिस तरह उसने बैकयार्ड को टैकल किया है। जी चाहे आप कुछ भी लीजिए डोमेस्टिक, अभी उनका 25 सेनेट में 25 वैकेंसी, मेरे ख्याल से 20 सीट्स ऑफ पोलिंग वैकेंट। 25 में से शायद 9 या 8 है जो डेमोक्रेट्स के हैं, बाकी इनके हैं। यहाँ पे ये डर लग रहा है कहीं ये डायरेक्टली यहाँ पे हैंड्स डाउन मार्जिन के साथ कहीं जीत ना ले। जी वहां पे पॉलिटिकल फियर है उधर, प्लस मिड टर्म इलेक्शन राउंड द कॉर्नर, प्लस उन्होंने खुद इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम में बोला था मैं नया लड़ाई में हिस्सा नहीं लूंगा, नया लड़ाई शुरू नहीं करूंगा। और सिर्फ ये जो 2 ऑनगोइंग लड़ाई है, बस सर, बहुत इनको माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, यहीं से मैं बात शुरू करूंगी, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेती हूँ। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ट्रंप को चेतावनी दी है, अमेरिका ने हमला किया तो हम जोरदार जवाब देंगे। युद्ध सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, अमेरिका समझ ले क्षेत्रीय युद्ध भड़क जाएगा, खामेनेई का कहना है। सुधाकर जी, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि ये तूफान से पहले की शांति है, वैसे कुछ रुझान आने शुरू भी हो गए हैं। अब खामेनेई की तरफ से कहा गया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। कहना चाहता हूं, देखिए आप अमेरिका का क्या डिस्पोजिशन किया है आज के दिन में? ये जो जहाज पानी में जो तैर रहे हैं वो ठीक है, दैट इज ओके। का एक समय था अमेरिका का मिडिल ईस्ट में 250 से 300 बेसेस होते थे, लेकिन जब से वो विड्रॉ किए हैं अफगानिस्तान से, तब से वो कम करके 19 से 31 रख रहे हैं। मेरा हिसाब कह रहा है 46 बेसिस है। चलिए आप मान के चलिए 19 है। 19 के जो बेसिस हैं, हर बेस में देखिए 700 से लेके 10,000 तक जो मदर बेसिस हैं, 4 या 5 हैं, वहां पे 10-10 हजार के हैं। 30,000 को वो हिसाब किताब बताते हैं। इनके जो पेट्रियट मिसाइल लगा हुआ है वो एयर डिफेंस मिसाइल है। पेट्रियट मिसाइल की जो कामयाबी है आपने देखा आयरन डोम में, उसको पेनिट्रेट करके 13
मई 13 अप्रैल जब ईरान उसका डेमस्कस का हिट हुआ था, उसके बाद जो जवाब दिए थे, पिछली साल की बात कर रहा हूं, इसके मिसाइल हाइपरसोनिक और जो बैलिस्टिक मिसाइल है पेनिट्रेट करके, क्योंकि लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है, इजराइल के पास जो छाती पीट पीट के बोलता है आयरन डोम इनविंसिबल इनपेनिट्रेबल, ये है सिर्फ रेंजेस, शॉर्ट रेंज रॉकेट मिसाइल 70 किलोमीटर तक। जो लॉन्ग रेंज मिसाइल का है उसका जो मिड कोर्स और जो टर्मिनल गाइडेंस अलग होते हैं, सैटेलाइट गाइडेड होते हैं ये, और ये पेनिट्रेट करके आसानी से इजराइल के ऊपर काफी धजिया उड़ा है पिछली बार। इजराइल ना माने वो बात अलग है, लेकिन ईरान के पास पहली बार देखिए पूरा उनका 1400 साल या 1948 से लेते हैं, पहली बार ईरान डायरेक्टली इजराइल के खिलाफ हिट किया है। इससे पहले कभी जो भी कुछ हुआ है प्रॉक्सी लड़ाई हुई है। इसको आप मान के चलिए, काबिलियत अगर नहीं होगा तो ईरान क्यों करेगा। आज सब कहते हैं ईरान का एयर डिफेंस जो है जिल्च है, यानी कि ना के बराबर। मैं कह रहा हूं, मेरे पास ये डाटा है, ओपन सोर्स है, कम इनके पास S-300 S-400 और बातचीत चल रही है S-500 रशिया से लेने के लिए। ये इतने आ चुके हैं पिछले 6 महीने के अंदर, जैसा अब जनरल साहब कह रहे थे, राजन साहब, मैं बिल्कुल सहमत हूं। इनके पास चाइना से 25 जनवरी और 29 को एग्जैक्ट डेट मेरे को 56 कार्गो एयरक्राफ्ट में लोड होके सामान आए, क्या आए हैं, कोई फूल माला तो नहीं भेजा होगा ना। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके साथ 29 जनवरी को ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुई है, किस किस के बीच में, रशिया, चाइना, ईरान। एग्रीमेंट में क्या है, ये डिफेंस एक पहलू है उस एग्रीमेंट में। 2 दिन पहले मेरे ख्याल से कल ही उनका ट्राइलेटरल एक्सरसाइज पर्शियन गल्फ और इंडियन ओशन, अरेबियन सी में एक्सरसाइज खत्म हुई है। ये सब क्या माने, क्या दर्शाता है इसका, देखिए जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट तो है ही है। एक्सेस ऑफ इविल बोलिए या कुछ भी कहिए, ये इतना केक वॉक नहीं होगा जितना हम सोच रहे हैं, अंदाज लगा रहे हैं। अमेरिका को पता है, अमेरिका के अंदर, होमलैंड के अंदर IRGC पेनिट्रेट कर चुका है। केवल आइसिस और अलकायदा नहीं है, अमेरिका को यह भी मालूम है कि उनके देश के अंदर आज के दिन में ये जितने फोर्सेस इनिमिकल टू देयर इंटरेस्ट, एक्सिस ऑफ इविल बोलिए या कोई भी, सब घुसपैठ कर रखे। क्यों, उनका मार्केट देखिए, स्टॉक मार्केट पिछले 24 घंटे के अंदर जो ड्रॉप हुआ है, किस लिए हुआ है, ये इसलिए हुआ है बिकॉज द मार्केट नहीं, देयर इज अ डीप कॉन्स्पिरेसी इन प्लेस which has to be understood. Donald Trump will do well to introspect, take people into confidence, and carry out some kind of a holistic analysis, take preventive measure. We also would like a superpower to remain as a superpower. Unfortunately, the superpower doesn't seem to have a head. वो सोच रहे हैं और कुछ कर रहे हैं और कुछ, उनको खुद को ही नहीं पता क्या कर रहे हैं। बैक टू यू प्लीज। ठीक है, सुरेश गोयल जी, सोच रहे हैं कुछ और, कर रहे हैं कुछ और दिख भी यही रहा है कि कहीं से बातें कुछ सामने आ रही हैं, एक्शंस कुछ बोल रहे हैं। आपका आकलन क्या कहता है सर? अनम्यूट सर। कह रहा था कि इतने भारी भरकम आकलन सुनने के बाद, पहले तो मेजर जनरल कोचर से और उसके बाद गुरु सुधाकर जी से, उसके बाद तो मुझको समझ में नहीं आता कि मेरे पास कहने के लिए बचा क्या है। अगर मैं कुछ कहूंगा तो वो भी या तो गलत होगा या ज्यादा हो जाएगा। नहीं तो सर, मैं आप क्या कहिए कहूँ अपनी बात, अपना एनालिसिस। इसके बाद मैं क्या कहूँ, मुझको समझ में नहीं आता। नहीं सर, आप नहीं, तो मैं खाली बहुत सोचने समझने के बाद में मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा आगे। और वो बात यह है कि देखिए, आप कितना भी आमदा मूव कर लीजिए, आपके अब्राहम लिंकन फ्लीट और आपके बाकी नेवी आ रहे हैं और वो पूरा घेराव करेंगे ईरान का, मैं मानता हूँ। ट्रेड कनेक्टिविटी, मोबिलिटी सब काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगी। लेकिन उसके बाद में क्या, ये कनेक्टिविटी ख़त्म करने के बाद में आफ्टर लेइंग द सीज, क्या ईरान को ख़त्म करने का इरादा है? उसके लिए क्या आप अगर वाकई में अपने बॉम्बर्स यूज़ करेंगे, अटैक करेंगे फैसिलिटीज़ को या शहरों में अटैक करेंगे, उसके बाद में क्या होगा? ईरान ने पहले ही बोल दिया है कि इस वॉर थिएटर में वो अकेला नहीं है। जो मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट में खासकर इजराइल भी उसमें उस थिएटर में शामिल होगा। मैंने कल या परसों मैंने कहीं कहा था, ज़्यादातर इस डिपेंड करेगा इस पूरे एपिसोड में
कि इजराइल का रुख क्या होता है। अभी तक आपने सबकी बातें सुन ली होंगी, लेकिन इजराइल ने अभी जी तक पिछली बार की तरह से नहीं, पिछली बार इजराइल हमेशा वेरी वेरी वोकली अगेंस्ट ईरान। इजराइल इस बार बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, विद द एक्सेप्शन कि अभी रिसेंटली शायद आपने रिपोर्ट देखी या नहीं देखी कि वहां पर सऊदी अरेबिया के और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर वो दोनों ही यूएसए में जाकर के उन्होंने ट्रंप से बातचीत करी। जी अब उस बातचीत में क्या सऊदी अरेबिया और इजराइल साथ में आएंगे, या ये समझाया गया है कि अभी ये टाइम नहीं ठीक है। है। मुझे ये लगता है कि इजराइल और सऊदी अरेबिया ने मिलकर के जरूर ये कहा होगा कि अभी ये समय नहीं है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में कोई भी कंट्री सबने साफ साफ कर दिया है कि वो इस बार वॉर के पक्ष में नहीं है। ठीक वो है। अपना एयर स्पेस भी उनको नहीं देंगी। ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये जो अगर कुछ भी हुआ, जी ये बात सही है कि इसमें पूरा मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व होगा, और अगर मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व हुआ तो रशिया और चाइना किस हद तक पीछे रह पाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। हम बोलते हैं कि वो नहीं आएंगी, लेकिन उनमें से अगर एक भी आगे आया ठीक है सर। तो खाली फिर मिडिल ईस्ट नहीं, इंडिया इंडो ठीक पैसिफिक है। और यूरोप भी इसी बीच है। एक बड़ी खबर आ नहीं, रही है। अगर आप कहें तो एक छोटा सा मैं वाक्य कहकर अपनी बात खत्म जी करता सर हूँ। प्लीज। और इसका मतलब ये है कि वॉर, ये लिमिटेड वॉर नहीं रह पाएगी, और मिडिल ईस्ट तक भी नहीं रह पाएगी, आगे भी बढ़ने की एक तरह से आ, 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 संभावना बनी रह सकती है। जी ठीक है। ओके सर। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेशकियान, उनका एक बड़ा बयान आया है, दबाव में अमेरिका से नहीं होगी बात। पेजेशकियान ने कहा है कि धमकी देकर बातचीत के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ईरान पर हमला हुआ तो निर्णायक जवाब दिया जाएगा। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा जी, इससे पहले भी जब हम बातचीत कर रहे थे तो आपने अमेरिका के भीतर का जो माहौल था वो बताया था। मैं एक बार फिर से आपसे वही सवाल चाहूंगी कि क्या अमेरिका में चुनावी माहौल, माफ कीजिएगा, युद्ध का माहौल दिख रहा है आपको?